अखिलेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत बधाई कर्नाटक के लिए, और यूपी के भी जो चुनाव हुए हैं उन पे भी आएंगे, लेकिन पहले कर्नाटक में अगर आपका आंकलन किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने ठीक यहाँ पे किया जो इस बार ये जीत मिली है, कांग्रेस को मिल रही है? देखिए, इसके दो सबसे बड़े मैसेज हैं कि पहला कि अब नफरत और नकारात्मक की राजनीति से देश उब चुका है और मुखड़ा के बल पे और दुखड़ा के बल पे वोट नहीं लिया जा सकता है, काम करके वोट दिया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने उस पर से राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के देश को जागृत किया है कि उसे समझना होगा देश के लोगों की कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। भावनात्मकता के मुद्दे को उछाल के, सांप्रदायिकता के मुद्दों को उछाल करके वोट दे देने से क्या देश का नुकसान हो रहा है, क्या कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, इसके प्रति राहुल जी ने जो जागृत किया अपनी यात्रा से, और कर्नाटक के लोग कांग्रेस जनों ने जिस मुस्तैदी के साथ ईमानदारी से सालों से जनता के मुद्दों को उठा करके अपनी यूनिटी के साथ पब्लिक में गए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का सबक साबित हुआ। हालांकि ये 2-3 महीने से पता था कि ये हो रहा है, मैं 2 महीने से बता रहा था कि कई बार मैंने बात कही किया ना, यूनिटी जो आपने अहम शब्द का प्रयोग किया वो बहुत मुश्किल है। तमाम राज्यों में भी वो चुनौती है। वो अपने आप में अब कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, इस पे पार पाना। आप राजस्थान देख लीजिए, वहां पे चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि सब ठीक है, लेकिन वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए। तो ये अगर मुकाबला करना है 2024 का, तो इसमें वो एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, पहले आपको फर्क समझना होगा लोकतंत्र में और तानाशाही में। अब बीजेपी में तानाशाही है, लोकतंत्र है नहीं, तो आप लोगों को लगता होगा कि वहां यूनिटी है। वहां सबसे तो विद्रोह है। मैं 3 महीने से बता रहा हूं, आपके चैनल पर पहली बार बता रहा हूं कि याद रखिए, कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं जीतने वाली है देश में अब। और जिन राज्यों में चुनाव होगा 1 से 1.5-2 महीना पहले बीजेपी में रिवोल्ट होगा। 25% से ज्यादा बीजेपी के लोग छोड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई। हम दो, हमारे 2 का कंट्रोल रह गई। की जीत ही हुई है, जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। अगर यहाँ पर नहीं होता तो आपके अस्तित्व पर भी बहुत बड़ा सवाल था। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर आप निकाय चुनाव देख लीजिए, अभी यूपी में हो रहा है जो बीजेपी जीत रही है, उसमें नहीं, निगम के तमाम चुनाव बीजेपी जीती है। बता रहा हूँ, मुझे जवाब देने दें तो मैं बोलूं। सुनिए ना, बोलिए जी। मेरी बात, कर्नाटक जी देखिए, कर्नाटक में क्या हुआ, चुनाव के पहले बीजेपी में काफी लोग रिवोल्ट किए कि नहीं किए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम वहां कोलैप्स कर गया है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जीवित है, जीवंत हम पार्टी हैं। जब तक कोई यूनानिमस निर्णय नहीं होता, तब तक हर कोई अपने विचारों को रखता है, और यही परिवार से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी तक किसी को लोकतंत्र बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बोलते हैं जी। आप लेकिन बैठे हुए हैं इस समय यूपी में, ये हम येदियुरप्पा जी के दृश्य देख रहे हैं। कर्नाटक में वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ लिंगायत नेता, आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧೃತಿಗೆಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. Started with only 2 seats, BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results.
Although the BJP government, under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. Thank you. Sir, Congress ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈಗ? ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ನೀವೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹಿಂದೆ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ No, madam, that is not correct. From last 3-4 months I toured the state and you know very well, I have not even one day I have not taken rest. Even then we lost the election. Natural. But, sir, but what do you think has gone wrong as far as the strategy of the BJP? It is too early to say anything. We will introspect about all these things and we will come back to you. तो ये येदियुरप्पा जी हैं, कर्नाटक के बीजेपी के वरिष्ठ नेता। गीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। येदियुरप्पा जी का बहुत अहम किरदार रहा है बीजेपी को यहाँ पे खड़ा करने में। ये कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर बीजेपी ने अपने कदम जमाए और दक्षिण भारत में राजनीति, लेकिन आज ये अहम राज्य बीजेपी के हाथ से निकला है। और येदियुरप्पा जी को आपने सुना, जितना कुछ हम समझ पा रहे होंगे कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया होगा। स्ट्रैटेजी के बारे में भी उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि आप ज्यादा नहीं निकले प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं निकला। कहा आपको क्या आंकलन है, क्या यहाँ पर गलतियां हुई हैं? देखिए, लगता है कि जैसे जो पिछले 38 वर्षों का एक तरह से जिस प्रकार का कर्नाटक के लोगों ने जिस प्रकार से वोटिंग करी है, उसी का ही एक और हमने रूप इस बार के भी चुनाव में देखा है कि हर बार एक नए विकल्प को वो मौका देते हैं सरकार में आने का। तो ये तो है कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है, जो भी जिस प्रकार की भी रणनीति बनी, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रही है, क्योंकि अब तो साफ दिखाई दे ही रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है और अच्छे उनके पास अच्छे जो है नंबर भी बहुत अच्छा है उनका। इतने फासले की उम्मीद थी, जैसे 136 और 63, ये बात शायद बीजेपी भी जान रही थी कि हो सकता है इतना नहीं, लेकिन जो गैप दिख रहा है अभी और कांग्रेस जितनी आगे दिख रही है, आप लोगों ने सोचा था इतना? काफी कुछ जो प्रोजेक्शंस आए थे, वो जो उसमें तो जो उसमें कहीं कहीं आप देखेंगे इसी तरह के कुछ जो सर्वेज आए थे, उनमें इस तरह का ही हमें परिणाम दिखाई दे रहा कुछ में तो था, संभावित परिणाम ऐसा ही कुछ दिख रहा था। लेकिन हाँ, ये कुछ मतलब इतना कम होने की भी उम्मीद नहीं थी। जबकि काफी आक्रामक प्रचार भी रहा था, प्रधानमंत्री के रोड शोज रहे थे। लेकिन पहले निहाल के पास चलते हैं, वापस लौटेंगे स्टूडियो में। निहाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। निहाल, फासला जो है वो जीत के, कांग्रेस की जीत का वो काफी बढ़ा है और अब तमाम चर्चाएं हैं कि आखिर क्या कांग्रेस के फेवर में गया बीजेपी। अभी कोई कांग्रेस के हमारे स्पोक्स पर्सन यहाँ पे कह रहे थे कि धर्म के नाम पर सीधे सीधे वोट मांगा प्रधानमंत्री ने और ये काम नहीं किया कर्नाटका के लोगों के लिए, और लोगों के लिए जो लोकल इश्यूज थे वो हावी रहे। आप इस वक्त जहां पे हैं वहां पर किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं? मैं इस सब के बारे में बात करूंगा। पहले इन छोटी बच्चियों को देखिए, ये लोग सभी रामनगरा से आई हैं, वही रामनगरा जहां शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़े फोक डांस की तैयारी हो रही है कि जब डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत कैसे किया जाएगा। क्या कहते हैं इस डांस को?
कमसाड़े। क्या और क्या होता है इसमें? कमसाड़े मादेश्वर बेट में परफॉर्मेंस करना होता है। तो आप लोग फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन डूइंग इट? 5 इयर्स। ये सब यहाँ पर तैयार है और देखिए इसको सिर्फ ये कॉस्ट्यूम का ही मामला नहीं है, यहाँ पे जो स्थानीय जो परंपरा है उसके हिसाब से आपको यक्ष यानी कुछ देवी देवताओं के साथ साथ आपको राक्षस भी मिलेंगे और साथ में बहुत बड़े बड़े मुर्गे जो गांव देहातों में पाए जाते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके साथ तैयारी हो रही है और भी लोग यहाँ पर कलाकार जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अब आपने मुझसे यह पूछा कि आखिर क्या फ़र्क था बीजेपी और कांग्रेस में, तो आपको दो फ़र्क आपको सीधा दिखाई देगा। पहला, जब कभी भी कांग्रेस के नेता यहाँ आए बेंगलुरु में और जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, इन सबों ने जो अपनी बात रखी वो बात स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द उन्होंने रखी। कभी भी उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को इस मामले इस चुनाव के साथ नहीं जोड़ा। लेकिन जब बीजेपी की बात आप करें तो वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पर ही यहाँ पर बात करती रही और शायद ये कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उन्हें अच्छी नहीं लगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, येदियुरप्पा कद्दावर नेता है और बीजेपी का जो ग्राफ कर्नाटका में है वो येदियुरप्पा के साथ ही बढ़ा था और येदियुरप्पा को जब हटाया गया मुख्यमंत्री पद से तो उनके साथ ही यह ग्राफ गिर भी गया। सिर्फ मामला येदियुरप्पा तक ही सीमित नहीं था। येदियुरप्पा के साथ साथ जो दूसरे बड़े नेता हैं जैसे जगदीश शेट्टार की आप बात करें, जैसे आप बात करें लक्ष्मण सावदी, ये ईश्वरप्पा, ये सारे नेता जो हैं ये सबको जब एक साथ पार्टी से अलग हो गए और पार्टी ने उन्हें हटाया या टिकट नहीं दिया उनकी नाराज़गी पर ही, तो स्थानीय मुद्दों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है उनकी भाषा में, यहाँ पर बीजेपी मात खा गई। छोटे छोटे मुद्दे जैसे अमूल बनाम नंदिनी को ले लीजिए, कांग्रेस और जेडीएस ने जिस तरह से ओल्ड मैसूरू रीजन में इसको भुनाया उसका काउंटर करने वाला कोई नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लैंग्वेज डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए कि ये जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 94 से 96% लोग कन्नड़ा बोलते हैं और हिंदी भाषी नेता जब यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ लैंग्वेज डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस डिस्कनेक्ट को कोई दूर कर सकता था तो येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा, जगदीश शेट्टार जैसे नेता दूर कर सकते थे, जिनको अलग रखा गया। क्योंकि इस बार जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा वो अपने राष्ट्रीय नेता के नाम पर लड़ा, स्थानीय नेताओं को दूर रखा। ये एक बहुत बड़ी कमी रही बीजेपी की, वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुँचा पाई, वोटर्स तक नहीं पहुँचा पाए। और यहाँ देखिए डांस वगैरह भी अब शुरू हो गया है क्योंकि बहुत बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ गई है, तो यहाँ जश्न का माहौल है। और जो मैं आपको बता रहा था कि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोगों तक स्थानीय भाषा में न पहुंचा पाना बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी थी और साथ ही साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट, पुराने नेताओं को एक साथ हटा देना, राष्ट्रीय नेताओं को आगे बढ़ाना, तो ये सब यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ा लैंग्वेज डिस्कनेक्ट जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कद्दावर नेता यहाँ पर जो कर्नाटका को जानता है उसका एक एडवांटेज कांग्रेस को ज़रूर मिला है क्योंकि उन्होंने यहाँ की भाषा में यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनका जो मनोविज्ञान है उसको समझते हुए उनकी भाषा में उनकी बात वहाँ तक कांग्रेस की बात पहुँचाई और लोगों तक पहुँची। बिल्कुल निहाल, इस जानकारी के लिए, दृश्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगमा, हमने प्लेट एक पर भी देखी किस तरह से जगदीश शेट्टार जो आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक जनते ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಏನು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ।
ಆಮೇಲೆ ಜನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದರ ನಂತರ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಂಥ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು CLP ಇರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರು, ಸಂಘಟಕರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಚುನಾವಣೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅನೇಕ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಜನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು AICCಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಸುರ್ಜಿವಾಲಾ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಶೋ. ಇದು ನಾವು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ कर्नाटक जनते के और प्रबुद्धते के और तो इस समय ये खबर आ रही कि राहुल गांधी आने वाले हैं कांग्रेस मुख्यालय पे और वो बहुत जल्दी ही एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये देखिए कांग्रेस मुख्यालय यहाँ दिल्ली में, जहां पर बहुत दिनों के बाद काफी ऊर्जा, बहुत रौनक नजर आ रही है। बड़ी जीत है कर्नाटका की और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत है यहाँ पर। तो हमारे साथ हम बहुत जल्दी ही जाएंगे, यहाँ राहुल गांधी आएंगे तो, पर जब तक चलते हैं जफर इस्लाम साहब के पास, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, फॉर्मर MP हैं। जफर इस्लाम साहब, एक हमारे सहयोगी निहाल किदवई जो रिपोर्टर हैं वहां पे कर्नाटका में, एक बात ये कह रहे थे कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भाषा की बहुत बड़ी समस्या थी और आपके कोई भी जो स्थानीय नेता थे, ईश्वरप्पा, येदियुरप्पा, इन सबको पीछे रखा गया और लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया और जो लोकल लीडरशिप है वो वहां नजर नहीं बिल्कुल आ रही थी। तो ये एक बड़ी समस्या रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो बीजेपी लोगों से जुड़ नहीं पाई। आपको ऐसा लग रहा है ये हुआ है? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। निहाल साहब को शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, वो शहर शहर में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, इसलिए शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि कुछ यूथ यंग लीडर्स को चांस दिया गया, वो लोकल लैंग्वेज के लोकल हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लोगों से कनेक्ट होने का एक कोशिश रही होगी कि हमारे पार्टी की कि यंग ब्लड को चांस देना चाहिए। और वो पर जो पुराने बड़े कद्दावर नेता हैं उनका नहीं रहना एक नुकसान तो खड़ा ही करता, जैसे ईश्वरप्पा हो गए या येदियुरप्पा हो गए। लगातार बातें उठ रही हैं कि ये लोग पीछे छूटे, इनके चेहरे नजर नहीं आए कैंपेन में ज्यादा। नहीं, बिल्कुल सही नहीं बात है। मैं तो वहीं कर्नाटका में तो काफी दिनों तक कर्नाटका में रहा, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं। हमारे येदियुरप्पा जी हमारे बहुत बड़े लीडर है, ईश्वरप्पा जी बड़े लीडर है, और भी जो बड़े नाम आपने जिनका नाम लिया आपने, वो सब फील्ड में थे, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों के साथ इतनी सारी जो उनकी सभा हुई। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि वो लोग ऑफिस से बैठे थे, घर पे बैठे थे और कैंपेन नहीं किया। कैंपेन किया, जाहिर है कुछ कमियां रह गई होंगी, वो क्या कमियां रह गई हैं उसका जो है हम लोगों ने
इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, समीक्षा करेंगे जी, और उसके बाद जो कोर्स करेक्टिव एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि पूरी मजबूती के साथ हमने लड़ा इलेक्शन, और हार जीत तो होते रहते हैं, लेकिन ये कहना किसी एक लीडर को वहां पर पीछे रखा गया, किसी को आगे रखा गया, इस सच्चाई नहीं है। हम सब इकट्ठा लड़े थे, लेकिन रिजल्ट जो है आपके सामने है और उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने यही कहा कि सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए जफर इस्लाम साहब। तो जीत की आंकलन होता है, हार का भी आंकलन होता है, और हम एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद हम कांग्रेस मुख्यालय चलेंगे। सबसे पहले इस वक्त आपको एक बार फिर से दिखा दें कि क्या स्थिति है। कांग्रेस जो है वो 138 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस को 58 सीटों का फायदा होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बीजेपी 63 सीटों पे है, उसे 41 सीटों का नुकसान भी है। तो जो नतीजे आए हैं अभी, ये हम अब बढ़त की बात कर रहे हैं, पर नतीजे जो हैं उनमें 88 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं 224 में से, जिसमें कांग्रेस को 58 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं। इसमें से कांग्रेस को फायदा भी हुआ है पिछले 2018 के मुकाबले 25 सीटों का। ये हम नतीजों की बात कर रहे हैं, पर बढ़त की बात अगर की जाए तो 138 पर इस समय कांग्रेस आगे है। तो काफी बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस जो है वो सिमटी हुई है, 20 सीटों पे नुकसान भी हुआ है। तो जेडीएस को जो नुकसान हुआ है वो सीधे सीधे उसका फायदा कांग्रेस को भी दिख रहा है। एक बार फिर चलते हैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास, जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। ये बड़ी जीत खास करके खड़गे जी के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये जीत उस राज्य में जहां से वे आते हैं, और बहुत एक्टिव उन्होंने कैंपेन किया, बल्कि बहुत श्रेय जाता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो भाषा है, उससे वो लोगों को जोड़ पाए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से खड़गे जी हमारे एक देश के वरिष्ठ विश्वसनीय बड़े नेता, खासतौर से कर्नाटक के लिए तो उनका होम स्टेट है। हर किसी से वाकिफ है, हर चीज से वाकिफ हैं, और उनका वहाँ पे से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और उनके द्वारा वहाँ पे जिस तरह से वहाँ की जमीनी हकीकत सोच समझ के राजनीति का और प्रचार में उतरना, उसका लाभ तो मिला ही है। कांग्रेस पार्टी का जो बेहतर प्रदर्शन था वो हिमाचल से शुरू हुआ। प्रियंका जी की वहाँ पे जो अपने मोर्चा संभाला और जिस प्रकार से बीजेपी को हिमाचल में परास्त किया, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, फिर हमारे कर्नाटक के सारे स्थानीय लीडरों ने जिस तरह से कर्नाटक में मेहनत की और मुद्दों पे बात की। बीजेपी सिर्फ हर तरह की ऐसी ऐसी बातें लाती रही जिससे जनता से कोई सरोकार की बात नहीं थी, लेकिन हमारे लीडरों ने सिर्फ और सिर्फ जनता की बात की, उसके बेहतरी की बात की। तो बीजेपी कह रही है कि तमाम वादे आपने कर दिए हैं, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, अब चुनौती होगी कि इन्हें लागू भी किया जा सकेगा या नहीं। चुनौती तो राजनीति में हर पल है, ये कहने की बात है। ये इनके लिए वादे जुमले होते हैं, हमारे लिए वादे हकीकत होते हैं। इसी तरह से हिमाचल में ये बोलते थे कि ये कैसे करेंगे, हमने 1 महीने में करके सब दिखा दिया। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने सब वादे पूरे करके दिखा दिए थे। दिल्ली में थी हमारी यूपीए की, तब करके दिखा दिए थे। हमारे लिए वादे जुमले नहीं है, बीजेपी के लिए वादे जुमले हैं, बोल करके भूल जाते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं जी। और कई अहम राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस की ये रही कि तमाम क्षेत्रीय नेताओं ने और सेंट्रल लीडरशिप ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और अग्रेसिव चुनाव लड़ा और तमाम प्रचार किया। यहाँ पे जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, मैं आपसे ये आंकलन, जो ये बढ़त नजर आ रही है, एक तरह से बिल्कुल डबल सीट्स जो मिलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को, ये एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, जिस तरह से कहा कि युवा नेतृत्व आए, उसको एक पूरी कोशिश रही थी इस बार की एक नई स्ट्रैटेजी हो, लेकिन ये बैकफायर किया है। तो इससे क्या सीख, हालांकि आंकलन होगा बीजेपी के वॉर रूम में, लेकिन इससे क्या सीख ले रहे हैं आपकी? बिल्कुल एक तरह से डबल जीत मिल रही है कांग्रेस को यहाँ पर। देखिए, जीत और हार दोनों से सीख ली जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार से सीख ली जाती है, जीत से भी सीख ली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना बड़ा जो पूरे देश में विकास हुआ है, तो जाहिर है हमने हर जीत से और हार से सीख ली है।
इसमें भी देखिए कुछ अहम बातें, मैं पहले तो हमारे अखिलेश बाबू हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस को की आज जीत हुई इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो उनको। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो नैरेटिव चलाई वो खास के पीएफआई को लेके, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके और भी बहुत सारे ऐसे लोकल मुद्दे को, जो बहुत सारे झूठ को भी जो उन्होंने जो पेपर में ऐड देके इस तरह से वो उसका जिस तरह से काउंटर हमें करना चाहिए, शायद हम अभी ऐसा लगता है बहुत इनिशियल रिएक्शन है कि शायद उसका काउंटर हमें जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए। हमने डबल इंजन की सरकार, जो एक दो एग्जाम्पल देके बताता हूं, जैसे उनके समय में अगर आप देखिए तो वेलफेयर स्कीम जो सेंटर की वेलफेयर स्कीम है उसका कोई भी बेनिफिशियरी नहीं हो पाता था, बहुत कम, इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मात्र 17 लोगों को उन्होंने लिस्ट भेजी थी, इसलिए कि स्टेट से सारी लिस्टें आती है, लेकिन उन्होंने नहीं उसका लाभ नहीं पहुंचाने दिया। लेकिन आप हमारी सरकार जब आई तो 36 दिन की सरकार रही, उसमें हमने पूरे तौर से उनको लाभ पहुंचाया और करोड़ों में लोगों को लाभ पहुंचा। तो वो इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं जफर इस्लाम साहब, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ दो ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में जो हमें अब जो नंबर नजर आ रहे हैं। अमिताभ, पहले मैं आपसे, अब देखिए दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, हार जीत तो हमें नजर आ रही है साफ, लेकिन जरा थोड़ा हमें वोट शेयर उसके माध्यम से समझाइए, क्या आंकलन इस समय आपका? देखिए बीजेपी का वोट शेयर तो सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन सीटें 40 से ऊपर कम हो गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी ने ओल्ड मैसूरू में पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। अभी भी वो नंबर 3 पार्टी है। उसकी वजह से क्या हो गया है कि पूरे रीजन में, पूरे जो बाकी क्षेत्र हैं 5, वहां पे उनका वोट शेयर कम हो गया है और 1-to-1 कॉन्टेस्ट है बाकी 5 क्षेत्र में, और वहां पे कांग्रेस से वो हार गई है सीटें। नॉर्थ कर्नाटका, जो बॉम्बे कर्नाटका जो लिंगायतों का गढ़ है, वहां बीजेपी कांग्रेस से सीटें हार रही है, जहां से बोम्मई जी आते हैं। तो और जेडीएस का जो वोट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है ओल्ड मैसूरू में, थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में एकदम कम हो गया है। जो माइनॉरिटी और दलित वोट है जेडीएस का, वो ट्रांसफर होता दिख रहा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को डबल बेनिफिट होता दिख रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डबल से ज्यादा सीटें यहां पे कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। जो बॉम्बे कर्नाटक की आपने बात की सुदीप जी, उस पे वो बाउंड्री वाला इशू भी बड़ा उठा था, वो सब क्या कैसे वर्क किया यहाँ पे? देखिए वो इशू तो हमेशा से है, और मैंने जब एक मोदी जी की सरकार आई और पूरे देश में ये है कि हर तरीके का झगड़ा आप देख रहे हो कि असम का, मेघालय का सीमा विवाद उन्होंने सुलझा दिया। कितना असर होगा वो देखने की बात है। ऐसे ही मणिपुर और उसके बीच 2 राज्यों में झगड़े हुए थे, उसको उन्होंने किया। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और उसके मुकाबले वो झगड़े में बेलगाम वाले मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो वो एक लाइव इशू वहां हमेशा से है और अभी भी है। लेकिन कित्तूर कर्नाटक, जिसका बॉम्बे को आजकल कित्तूर कर्नाटक कहते हैं और कल्याण कर्नाटक हैदराबाद को, वो दोनों इलाके में जो उनका हार है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि उनका मेन बेस लिंगायत ना तो मोटिवेटेड था, थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हुआ है कांग्रेस के तरफ, और वहां वो सीधे सीधे हारे हैं। वोट परसेंटेज में बिल्कुल सही एनालिसिस किया अमिताभ जी ने कि दूसरे जगह थोड़ा बढ़ा है, इसलिए बाकी जगह की घट उसको दिख नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली वो उनका वोट परसेंटेज घटा है। बिल्कुल। एस शंकरन हैं, जेडीएस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एक समय सुबह तक ये आंकलन कहा यह जा रहा था, जेडीएस की तरफ से दावा किया जा रहा था शंकरन जी की किंग मेकर होगी जेडीएस, लेकिन इस समय तो जेडीएस अपने वर्चस्व की लड़ाई कि वो बनी रहे उसी पर ही कोशिश में है। नमस्कार मैडम, पहली बार तो हम तहे दिल से कर्नाटक की जनता को अभिनंदन देते हैं कि उनको एक नई सरकार मिली है। लेकिन मैं इसी वक्त में कांग्रेस से विनती करता हूं कि आप बीजेपी को भ्रष्ट कहते हुए गवर्नमेंट में आए हैं, आप बीजेपी को 40% कमीशन की गवर्नमेंट बोलते हुए गवर्नमेंट में आए हैं, आप फिर से वो गलती मत करना। एक कमिटी फॉर्म कर सकते हैं कांग्रेस, जिससे कि ये जो 40% कमीशन जिसने खाया है उसके ऊपर इंक्वायरी हो और उनको जेल पे डाले, तभी कांग्रेस के ऊपर जो लोगों ने भरोसा रखा है उसका सच सामने आएगा। तो एक मौका था
बोलते हैं ना, जो मौके पे चौका मारना चाहिए वो कहीं ना कहीं चूक हो जाती। पता नहीं कैसे सलाहकार हैं। आज वो अपना मैसेज 5 मिनट 10 मिनट जितना देते, पूरा देश उनको देख रहा था और वो केवल 1-1.5 मिनट बात कह के चले गए। मैंने हो सकता है उसमें कुछ उनका अपना सोच हो, या वो इस सवाल से बचना चाह रहे हो कि लीडरशिप किसकी आएगी। ये सारे सवाल तो अल्टीमेटली फेस करने हैं, और उनको अगर आप फेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे? पॉलिटिक्स तो यही के है। जी अमिताभ जी, आपको भी ऐसा लगता है? दूसरी बात, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ी शिकायत भी कि आज भी लोग राहुल गांधी को दिखा नहीं रहे और उनको श्रेय नहीं दे रहे उतना, पर श्रेय बहुत बड़ा इसमें खड़गे जी को भी जाता है और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर उनके बारे में बोलते थे। आप देखें कि उनके लिए बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ये चुनाव जीतना उनके होम स्टेट में उनके अपने वजूद के लिए कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, खड़गे जी पॉलिटिकल आदमी है। आपने देखा वो जब से आए हैं तो उनके स्टेटमेंट्स भी बड़े मेजर्ड और पॉलिटिकल रहते हैं, जिसका बीजेपी को जवाब देना पड़ता है, भले ही कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, बिकॉज एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी पॉलिटिक्स में। अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप एक बहुत बड़ी जीत हासिल आपने करी है और पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन आपको है, तो आपको तो इस टाइम को यूज करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट, जैसे अगर आज बीजेपी जीतती तो शाम को 7 बजे कल्याण मार्ग पे आधे घंटे 1 घंटे का भाषण होता वर्कर्स को, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि पब्लिसिटी के लिए है, वो मोटिवेट करता है आपके वर्कर को। आप सिर्फ मीडिया से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने वर्कर, अपने वोटर से भी बात कर रहे हो जब आप आज कुछ भी बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं फिर से क्रोनी कैपिटलिज्म और इन सब बातों को उनको अब धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो जीत है ये तो लोकल फैक्टर्स की है, लोकल इश्यूज की है, इसमें तो कोई वो सब बातें हैं ही नहीं। तो देखते हैं, अगर हो सकता है आगे जाकर के वो अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे राहुल गांधी ने जो कुछ बोला बहुत संक्षेप में बोला, और उम्मीद थी कि आपके नेता कुछ और बोलते। निश्चित रूप से अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना सोच है कि क्या क्या करना चाहिए था। उनकी अपनी सोच थी कि आज अभी ये चीजें हैं, लेकिन इस जीत के बारे में और जीत की सफलता के बारे में विधिवत रूप से एक संदेश तो राहुल जी जरूर ही देंगे। कब देते हैं? जल्द से जल्द देंगे, क्योंकि ये जो हौसला बढ़ा है और देश के जनता का जो विश्वास बढ़ा है कि हमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, कांग्रेस को ला सकते हैं, कांग्रेसियों का भी बढ़ा कि हम आ सकते हैं। पिछले हिमाचल के चुनाव के बाद मैं बार बार कहता हूं, अब मोदी जी सिकुड़ करके सिर्फ गुजरात तक के लीडर रह गए हैं, क्योंकि एक भी मोदी जी हैं, 100 भी मोदी जी हैं, बीच में कहीं कोई नहीं है, और ये अब नहीं चलने वाला। थोड़ा ज्यादा नहीं कह दिया आपने कि सिकुड़ के गुजरात के लीडर रह गए हैं? अभी तो कर्नाटका की जीत मिली है अखिलेश जी, और आप ये देखें कि ये राजस्थान है, आपके यहाँ इनफाइटिंग इतनी है। और कर्नाटक में तो मैं जो और दूसरे वहां पे जैसा अभी अमिताभ कह रहे थे कि लोकल इश्यूज की जीत है, लोकल लीडरशिप की जीत है ज्यादा। जी, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि लोग कर्नाटक में मोदी जी अपने लिए वोट मांग रहे थे, सीएम साहब भी उनकी गाड़ी पे नहीं थे, उनके मंचों पे सिर्फ मोदी जी छाए रहते थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोकल चुनाव लड़ने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सिर्फ अपने आप को वोट मांग रहे हो, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लोकल लीडरों को आप इग्नोर कर रहे हो। ले लेते हैं कि लोकल लीडरशिप को नजरअंदाज किया गया। मोदी जी वहां पे प्रधानमंत्री अपने नाम पर ही, बैंगलोर में थोड़ा बहुत फायदा हुआ। मैं इस पे जोड़ दूं, जो अमिताभ ने कुछ देर पहले कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आप प्रधानमंत्री पे इतना निर्भर हो जाते हैं कि जो लोकल लीडरशिप है वो आलसी हो गई है। देखिए, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कहीं ना कहीं आज जो ये नतीजा आया है उसमें भी हमें उसकी झलक दिखाई दे रही है। मैं आपको रोक रही हूँ। डीके शिव कुमार कुछ देर पहले बहुत भावुक नजर आ गए थे, नगमा रो रहे थे, और अब बाहर अपनी विजय यात्रा पे एक तरह से निकले हैं धन्यवाद करते हुए। कनकपुरा में होंगे, कनकपुरा सीट से ये कई बरसों से जीतते आए हैं, 6-7 बार से, और अब भी यहाँ पर वो जब तक कुछ कहते नहीं है। गीता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो डीके शिव कुमार निकले। हाँ, तो देखिए, स्थानीय मुद्दे तो जरूर उनका एक अपना जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें वो मुद्दे तो रहते ही, हावी रहते ही हैं। और लेकिन यहाँ ये कहना कि प्रधानमंत्री को जिस तरह से अभी अखिलेश जी जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, अगर आज भी आप अगर प्रधानमंत्री के रूप में, अभी कुछ समय पहले ही इतना बड़ा सर्वे आया और एक विदेशी कंसल्टेंट कंपनी है उसने सर्वे कराया,
तो उसमें मोदी जी जो है विश्व भर में सबसे जो है, सिर्फ देश के ही नहीं विश्व में भी सबसे लोकप्रिय नेता बन के उभरे। तो और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2018 का जो चुनाव का नतीजा आया था और वहां उस समय कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, और तब भी मुझे ध्यान आ रहा है कि बेंगलुरु में बहुत बड़ा मंच सजा था, सारे जो विपक्षी नेता हैं वो इकट्ठे हुए थे, सबने हाथ जोड़ के हाथ पकड़ के जो है, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि एक प्रोजेक्शन उस समय भी ये कहा गया था, उस समय भी मोदी जी के लिए ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा था जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे हैं। तो आप क्या परंतु अभी हालात बदल 2019 उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ और हमने देखा क्या नतीजा आया। तो जो स्थानीय जो विषय रहते हैं और जब राष्ट्रीय विषय, जब भारत की जनता को देश के प्रधानमंत्री का निर्णय लेना है कि कौन बनेगा, तो वहां विषय अलग होता है। और ये बात कर्नाटक में भी जो वहां, अगर आप वहां के स्थानीय पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह ये भी कहते हैं कि वहां की जनता जो है प्रदेश के मुद्दों पे और राष्ट्रीय मुद्दों पे अलग अलग तरीके से वोट करती है। जी ठीक है, ये बात तो है। और कुछ देर पहले भी लेकिन ये बात हो रही थी कि स्थानीय मुद्दे जो हैं अलग हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं और लोगों ने सोच समझ के वोट किया है। 2024 में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। लोग समझदार हैं, शायद मोदी जी को पसंद कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहां पर हावी रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक।
उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को कामयाबी मिल रही है और अच्छी कामयाबी मिल रही है, ये साफ नजर आ रहा है इस समय पे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे और नगर क्षेत्रों का विकास भी सभी प्रकार से अच्छा हो, इसका प्रयास करेंगे। नमस्कार। कर्नाटक की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत वहां पर हासिल कर लिया है। लंबे समय से जो एक असमंजस बना हुआ था, त्रिशंकु विधानसभाओं का दौर चला, खरीद फरोख्त का दौर चला, वो सब कांग्रेसी जनता ने नकार दिया है। एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने का फैसला किया और कांग्रेस ने अभी जो ताज़ा रुझान है उसके मुताबिक 139 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। पार्टी सुबह से ही जश्न मना रही थी, लेकिन अब जबकि मोहर लग गई है जनादेश की, इसके बाद जश्न में ज़्यादा तेज़ी आ गई। राहुल गांधी भी सामने आए, उन्होंने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद भी दिया है। और जो ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं वो तस्वीरें जो हैं वो जश्न की हैं। कांग्रेस के दफ्तर में वैसे काफ़ी वक्त के बाद अखिलेश जश्न नज़र आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 62 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, 42 सीटों का नुकसान दिख रहा है, जबकि जेडीएस को 17 का नुकसान यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए, ये अगर देखा जाए तो डिसाइसिव जीत है। अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े भी देखेंगे तो सिर्फ एक एग्जिट पोल को छोड़ के किसी ने भी कांग्रेस को इस आंकड़े तक नहीं पहुंचाया था जिस पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त खड़ी दिखाई पड़ रही है। अगर इसको आप बढ़त के हिसाब से देखें, बढ़त और जीत के हिसाब से, तो कांग्रेस इस समय जो 140 एक आउटलायर दिखाया जा रहा था उससे सिर्फ एक सीट कम पर दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ी जीत है और इसका जो असर है वो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, कर्नाटका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल एम्बिशंस के लिए, नेशनल पिक्चर के लिए, एक देशव्यापी जो कांग्रेस की एक कैंपेन होगी उसके लिए भी बहुत सारे इससे सीख भी हैं, लेसन्स भी हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जरूरी इस बार ये देखना होगा कि कितना और किस किस रीजन में कैसे कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मोदी जी की कैंपेन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने जबरदस्त कैंपेन की। कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बीजेपी को आभास है और नुकसान को कम कैसे किया जाए उसके लिए आखिरी में प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी। अंकित, हम और आप जो बात कर रहे थे और आप होके भी आए हैं वहां पर, तटीय कर्नाटक के नतीजे निश्चित तौर पर बीजेपी को काफी निराश करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां के जो नतीजे और रुझान आए निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ये बात जरूर है कि बेंगलुरु में और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन थोड़ा बेहतर किया है 2018 की तुलना में। जैसा कि आपने कहा भी कि पीएम मोदी ने वहां पर 2 बड़े रोड शो किए, उसका भी एक असर आप मान सकते हैं। लेकिन बाकी सभी इलाकों में बीजेपी के जो गढ़ माने जाने वाले इलाके वहां पर पार्टी अच्छा नहीं कर पाई और शायद यही कारण है कि वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी, चाहे मामूली सही वोट प्रतिशत बढ़ा हो बीजेपी का, उसके बावजूद भी बीजेपी की सीटें इतनी ज्यादा कम हो गई। हालांकि हार का हम विश्लेषण यहाँ पर बीजेपी की हार का कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कांग्रेस ने आखिर यहाँ पर क्या किया जिसके कारण सब कुछ एक साथ हो गया है। क्योंकि हमने पहले देखा किस तरह से 2 जो वहाँ के स्टॉलवर्ट बड़े नेता है उनके बीच डिफरेंसेस को कितना उछाला गया, किस तरह के कैंपेन हुए वहां पर। और हमेशा ये बात सामने आती है कि कांग्रेस को आदत है कि आखिरी मोमेंट तक कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे कहते हैं, शॉट योरसेल्फ इन द फुट, वो वाला हिसाब किताब हमेशा होता है। लेकिन इस बार जो है लगता है कि सब कुछ एक साथ एक बिल्कुल सलीके से आया और ये जबरदस्त यहाँ पर जीत मिलती नजर आ रही। लेकिन कौन क्या बयान दे रहा है, एक नजर हम उस पर डालते हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that
and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. Clearly shows that Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around 130 seats. That was my assessment of the situation in the state. Almost it comes true. We may cross 130 also. आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. This is an election, this is a celebration of democracy. The Bharatiya Janata Party, Karnataka, first of all, thanks every voter for participating in these elections and for supporting us during these elections. I personally and the leadership here want to thank every Karyakarta of the BJP who have worked very hard during these elections. And we respect the verdict, accept the verdict, and we will contribute to our state and our people as a constructive opposition. कांग्रेस की जैसे ही जीत की खबर सामने आ रही थी और नंबर सामने आ रहे थे, कांग्रेस ने फटाफट एक ट्वीट कर दिया जिसमें राहुल गांधी चलते दिखाई पड़ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा ने करीब 20 दिन गुजारे। जीत के बाद राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुनाते हैं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। तो राहुल गांधी का एक बड़ा छोटा सा बयान वहां पर रहा। एक बड़ी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ गीता भट्ट जी भी जुड़ रही हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जावेद अंसारी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, बड़ा सिग्निफिकेंट ये जो कैंपेन था, इसमें अगर कहें तो 3 LLL का कैंपेन रहा कांग्रेस पार्टी का। लोकल इस कैंपेन को रखा गया, लाभार्थियों के लिए पूरी एक कांग्रेस पार्टी ने स्कीम और गारंटीज को लेकर आए, और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने इस पर ध्यान दिया। प्रियंका गांधी ने, अगर आप देखें तो ये जो पूरी स्कीम्स थी, प्रियंका गांधी ने जो महिला को लेकर 2000 रुपए की स्कीम थी उसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री को जवाब देने में वो आगे रही। सबसे ज्यादा रैलीज और रोड शोज अगर किसी ने करे तो वो प्रियंका गांधी ने करे। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये समझने की बात होगी कि कौन सा लीडर उनका ग्राउंड पर ज्यादा क्लिक कर रहा है? देखिए अंकित, प्रियंका गांधी ने ये जो किया ये कोई नई बात नहीं की। जो लोग थोड़ा पहले से कवर करते हैं उन्हें एहसास है, अमेठी में भी वो ऐसे ही करती थी। अब जब से ये राहुल गांधी जब से डिस्क्वालीफाई
किए गए हैं। प्रियंका गांधी और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और वो एक कैंपेनर के रूप में उभर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो वो बयान दिया था कि देखिए हमें 51 बार इन लोगों ने गालियां बकी, प्रियंका गांधी का जवाब अगर टाइम हो तो वो स्पीच आप रिले कर दीजिए। कितने एक वो एपिक टेक डाउन था प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने गिनती गिनाई कि अगर हम 3 पुस्तकें लिखें तो भी कम पड़ जाएगी जो हमारे परिवार को। तो कांग्रेस पार्टी ने ऑन अ होल एक बड़ी संयोजित तरीके से कैंपेन की, लोकल इश्यूज को रखा और बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसे। जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा उठाया और भविष्य के लिए प्रॉमिस की है। और जावेद जी, क्या ये सीख भी है कि राहुल गांधी से थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंस अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी को दे देनी चाहिए? ये हो सकता है, ये आपका विचार हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी उसमें रोल प्ले करते रहेंगे। राहुल गांधी को बीजेपी ने बाहर तो कर दिया पार्लियामेंट से, लेकिन राहुल गांधी की आवाज नहीं बंद। राहुल गांधी का आज कद उनकी पार्टी में और लोगों के बीच में बढ़ ही रहा है इस जीत के बाद से। अब राहुल गांधी को क्या कितनी प्राथमिकता मिलेगी या प्रियंका को बनाम राहुल गांधी कितनी मिलेगी, ये कांग्रेस का नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन जावेद जी, वो तो आज तय हो गया है। वो तो आज जिस तरह से सुबह से ही एक लाइन जो यहाँ से चली गई 24 अकबर रोड से, वो वहां कर्नाटक तक गई है, उसमें बार बार भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करना। और आज जब चुनाव परिणाम भी आए हैं तो उस समय राहुल गांधी आगे आए हैं, प्रियंका नहीं आई है, तो वो एक बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस की पसंद नापसंद क्या है। गीता जी, आपको इसमें लाना चाहेंगे कि क्या? जी बोल दीजिए जी। आप का जवाब दे दूं। चलिए, कांग्रेस पार्टी का तो ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को श्रेय दे रही है। बीजेपी किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? क्योंकि कुछ लोगों के, उनके जो शीर्ष नेता थे, उनकी तो फोटो हट गई और हमारे मित्र जेपी नड्डा को कुर्बानी का बकरा बना के आगे कर दिया गया। तो जीतती तो बीजेपी किसको श्रेय जाता और हारी तो किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, तो यही गीता जी सवाल जो जावेद अंसारी का प्रश्न है कि पहली बात तो ये कि जिस तरह से राहुल गांधी को आगे कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो उसको लेकर के बहुत स्पष्ट है। हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी उनकी छवि को बदलने का प्रयास किया गया। दूसरी बात यह भी की गई है कि अब जिस तरह से विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें कर्नाटक के नतीजे आने के बाद वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, ऐसे लोग जो राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते हैं, उनको भी एक तरह का संदेश पार्टी कांग्रेस देना चाहती है। और दूसरी बात जो जावेद अंसारी बोल रहे हैं कि बीजेपी का क्या, बीजेपी किस तरह से इसको लेगी इस हार को? देखिए, राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल श्रेय मिल ही रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर दिया था, बड़ा उसमें गाना चलाया कि भाई आई एम इनविंसिबल, आई एम अनस्टॉपेबल, कि मैं विजयी हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस तरह का गाना बज रहा है और उसमें उन्हीं को दिखाया गया पूरे। उसमें कोई न सिद्धारमैया जी, न डीके शिव कुमार, किसी की कोई तस्वीर नहीं है उसमें। तो सुबह 9 बजे उसे चला दिया गया था। उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से इस जीत का भी श्रेय किसको देना चाह रही है। और जिस प्रकार से आज ये बात बार बार कही गई कि आज एक अवसर था, मौका था, लेकिन इसमें भी राहुल गांधी जी आए और उन्होंने अपनी बात जो रखी उसको मुझे लगता है 1 मिनट से या 1.5 मिनट से ज्यादा वो नहीं बोले। जबकि अगर आज तो उनके पास अवसर था, कांग्रेस की अच्छी जीत हुई है वहां, तो इस विषय पर तो उन्हें बोलना चाहिए था और भी बोलना चाहिए था। पर हो सकता है कोई भी बोलता नजर नहीं आ रहा है। ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि जब हम आपस में बात कर लेंगे तभी कोई बोलेगा। और यही शायद राहुल गांधी भी फॉलो करें, क्योंकि हमें भी पता है कि जब वो बैठेंगे तो सवाल क्या होंगे, फिर वही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार नहीं, लेकिन रोते हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार जी भावुक हो गए थे। डीके शिव कुमार जी तो भावुक हो गए थे और शायद उन्होंने तो मतलब बड़ा पंच एक तरीके से अपने स्टेटमेंट में उन्होंने जितनी बातें वो कह सकते थे, तो दावेदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कह दी। और शायद विषय अब ये भी आने वाला है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा, ये एक जो विषय है, इसको लेकर शायद कहीं ना कहीं सब बच भी रहे हैं और उस पर अपना निर्णय बताना नहीं चाह रहे। कांग्रेस के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली कि और जैसे राहुल गांधी पर आपने कहा, लेकिन अगर बीजेपी स्टेट जीतती है तो एक बड़ा भव्य प्रदर्शन होता है दिल्ली में। प्रधानमंत्री सबसे पहले उसमें आगे आते हैं, नड्डा साहब उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कोई शीर्षस्थ नेता कोई बात करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी हार की? अगर जीत की जिम्मेदारी श्रेय प्रधानमंत्री को है तो हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर? देखिए, हमें बोमाई साहब मारे जाएंगे क्या? जीत और हार तो ये आप अगर देखें तो एक कलेक्टिव एफर्ट हमेशा से रहता है। और प्रधानमंत्री अगर आप देखें तो चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो वो वहां जाते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, कोई भी अगर उसका नतीजा जो भी आया हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो भी किसी भी राज्य में जब भी, क्योंकि उसका कारण है एक लोकप्रिय नेता है और इस वजह से उन्हें बार बार जो है हर राज्य ये चाहता है कि वो आए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ रैली करें।
परंतु हाँ, ये एक कहीं ना कहीं इतनी जो ये हार हुई है, इसका एक अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ कमियां रही, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रूप से हो, चाहे किसी और प्रकार से हो। गीता जी, इसमें दो फैक्टर्स पे मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। एक ये कि जैसे पीएम को चेहरा बनाकर हर जगह चुनाव लड़ा जाता है, कर्नाटक में क्या वो बैकफायर हुआ है या फिर बीजेपी की लाज बचाई है? देखिए, एक उनका प्रभाव तो रहा ही है, क्योंकि जिस तरह से बेंगलुरु में उन्होंने रैलियां करी और उसको हम देख भी रहे हैं कि उसमें वहां की सीटें थोड़ी अच्छी आई हैं। पिछली बार कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी वहां, और इस बार अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं उसमें तो ज्यादा, मतलब उसमें अच्छा उनका प्रदर्शन आ रहा है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रधानमंत्री के लोकप्रियता जो है, उसका जो वोटर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें तो उनका जो एक व्यक्तित्व है, और जिस प्रकार से अगर आप देखें गवर्नेंस भी जो रही है, प्रशासन जिस तरह से चलाया गया, और जिस तरह से जितने भी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं देश भर में उन्हें जिस तरह से लागू किया गया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, अगर हम देखें तो आज आप कहीं भी चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके भी लोग जो हैं इस बात को मानते हैं कि आज जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश भर में, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से अब कनेक्ट किया गया है पूरे मेनलैंड की तरह, मतलब उसको अगर आप देखें तो अखिलेश जी, मेरा एक सवाल आपसे, हर किसी को मेरा एक सवाल आपसे है। पहले जो पहला ओपिनियन पोल जब आया था कर्नाटका को लेकर, अब से करीब 3 महीने पहले, बीजेपी को 44 सीटों पर उसने खड़ा किया था, तब बहुत बुरी हालत थी। तो ये जो 18 सीट अब ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, अब 19 मान लीजिए उसको, तो इसका श्रेय क्या प्रधानमंत्री को जाएगा कि वो वहां से 44-40 का जो बिल्कुल गर्त में बीजेपी चली जाती, लोवेस्ट उनका 40 था वहां पर कर्नाटका में, उसके आसपास कहीं खड़ी हुई थी, तो उससे बाहर निकालने में जो अग्रेसिव कैंपेन थी अमित शाह की प्रधानमंत्री, कम से कम उसने लाज बचा ली है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए अंकित, चुनाव में अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, आप जीते या हारे। अब आप 60 सीटों पे खुश हो जाइए या कह दीजिए 80 सीटों पे, बात वो नहीं है, बात ही कि आप चुनाव हार गए। लेकिन ये जो आर्गुमेंट आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, मैं इसको दूसरे तरीके से पेश करना चाहता हूं। क्योंकि जब ये बात चल रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी इतनी एग्रेसिव कैंपेन कर्नाटक में कर रहे हैं, तब कांग्रेस की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा था कि वो क्यों कैंपेन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी नहीं मुख्यमंत्री बनना है, जनता कर्नाटक का मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रही है, प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी ना वोट दे रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी का ही आर्गुमेंट था। और आज जब कांग्रेस पार्टी जीत गई तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि नरेंद्र मोदी की हार है। तो ये दोनों बातें आपकी नहीं चल सकती। और दूसरी बात ये भी कि सुबह से जितना विश्लेषण हुआ है कर्नाटक के नतीजों को लेकर, ये बात सब कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव अलग हैं, विधानसभा के चुनाव अलग हैं, और जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है किसको कहां वोट देना है। तो इसमें आप ये मान करके चलिए कि जो बीजेपी का वोट है वो आप देखिए इंटैक्ट है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया वोट प्रतिशत में। और जो कांग्रेस के वोट बढ़े हैं वो जेडीएस की तरफ से निकल कर कांग्रेस की ओर गए। तो ये वो वोट है जो बीजेपी मानती है कि लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी के साथ आ सकता है नरेंद्र मोदी के नाम पर। कहीं ना कहीं 2 दिक्कतें शायद बीजेपी को रही। एक तो प्रधानमंत्री खुद टिकट पर नहीं थे, यानी कि लोकसभा चुनाव नहीं था, उनका चुनाव नहीं था। दूसरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट पर नहीं रखा। जैसे येदियुरप्पा हमेशा सीएम के तौर पर अगर प्रोजेक्ट होते थे तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ता ही था। जी, सीएम चेहरे के तौर पर बोम्मई को नहीं रखा, बसवराज बोम्मई को, लेकिन येदियुरप्पा बहुत प्रोमिनेंटली बीजेपी के कैंपेन में डिस्प्ले हुए। मगर ये एक आकलन अभी निकल करके आ रहा है कि शायद येदियुरप्पा को ज्यादा अगर आप प्रोमिनेंस देते तो बीजेपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती, क्योंकि येदियुरप्पा को जिस तरह से हटाया गया वो भी शायद एक कारण हो सकता है लिंगायतों की नाराजगी का। तो ये सारे फैक्टर्स है जो मान के चला जा रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। जो रिपोर्ट्स बहुत सारी अखिलेश आई, उसमें ये भी कहा गया कि जो गवर्नेंस का वहां लोकल जो लीडर्स का जो एक छवि बन गई थी, एक जो करप्शन के आरोप लग रहे थे, शायद एक बड़ी वजह ये भी रही कि पीएम को वहां ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन करना पड़ा। और शायद एक वजह वो भी रही कि जो 44 पे जैसे अंकित आप बता रहे हैं, शायद उससे कुछ आगे निकली। देखिए, ये बात तो मान करके चलनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी की जो कैंपेन थी कर्नाटक की, वो बहुत ही गजब की थी। वो इस लिहाज से थी कि पिछले 6 महीनों से ग्राउंड वर्क कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस जो दूसरे राज्यों में गलतियां करती है, वैसी कोई गलती कर्नाटक में उन्होंने नहीं की। आखिर में वो मैनिफेस्टो को लेकर के बातें हुई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो चाहे माइक्रो मैनेजमेंट हो या दूसरी पार्टियों से नेताओं को इंपोर्ट करना हो या मुद्दे तय करना हो, ये सारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, बहुत सूझबूझ के साथ किए, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो करप्शन का चार्ज चिपकाया बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आखिरी वक्त तक उससे लड़ती गई। और आपको याद होगा कि राजीव गांधी के जमाने में जो राजीव गांधी का बयान आया था, 85 रुपीज, 1 रुपए में से जो है 85 पैसे जो है वो नहीं पहुंचते, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, तो उसको 85%
का करप्शन का इशू बना करके कांग्रेस ने बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन वो जो कांग्रेस ने जो हेड स्टार्ट ले लिया था, इतनी शुरुआत में उन्होंने कर दी थी, वो फिर बीजेपी आखिरी वक्त तक काउंटर करती है। इसलिए जो पोलराइजिंग इश्यूज थे, जिसमें कि ये बजरंग दल पर बैन वाली बात हो या मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाली बात हो, ये सारे मुद्दे फिर बीजेपी को लाने पड़े। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मॉडल कैंपेन कम से कम कांग्रेस के लिए बनकर सामने आया है कि लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पे अगर आप फोकस करके रखेंगे तो आपको वहां पर, और हिमाचल में भी काफी हद तक यही हुआ, लोकल इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ा गया, वहीं पे इसी वजह से कांग्रेस को सक्सेस मिली। लेकिन हमारे साथ सैयद असलम इस वक्त जुड़ रहे हैं, जेडीएस से स्पोक्स पर्सन है। सदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जेडीएस के लिए ये शुरुआत में ही कहा जा रहा था उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, सर्वाइवल की लड़ाई है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए आपके वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? 20 सीटों पे आप रह गए हैं और आपका वोट शेयर ना सिर्फ कांग्रेस ले गई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें सेंध लगा दी है। देखिए, हम एक रीजनल पार्टी हैं और कर्नाटका के रीजनल फोर्स रहेंगे। हाँ, इस इलेक्शन में कम सीट आए हैं, ये एक टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का। लेकिन मैं बताता हूं आपको, हमने जो एजेंडा रखा था इस इलेक्शन का, ये कन्नडिगास का स्वाभिमान का और गर्व का इलेक्शन था। हाँ, जो एक एंटी वेव चल रहा था बीजेपी के खिलाफ, जो एक एंटी इनकम्बेंसी का वेव, करप्शन चार्जेस का वेव, इन्फ्लेशन का वेव और प्राइस राइजेस का वेव जो चल रहा था, वो हमने एक पंचरत्न यात्रा करके एक कैंपेन करके हमने एक एजेंडा चलाया था। डेवलपमेंट, विकास, इरिगेशन प्रोजेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे चीजों का मुद्दा। लेकिन आई थिंक हम लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया है एंटी जो बीजेपी बेस थी। लेकिन आपके लिए तो और भी खतरे की बात इसलिए होगी क्योंकि सब आपको एक परिवार की पार्टी बोलते थे। निखिल कुमारस्वामी अपना चुनाव लगभग हार गए, वो भी ट्रेल कर रहे हैं। रामनगर आपका बेस्टियन होता था, अगर वहां पर जेडीएस, वहां पर वोकल लीग एक बड़ी प्रतिशत में है, वहां पर अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो ये तो जेडीएस के लिए आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत परेशानी वाली बात होगी। नहीं, देखिए ये एक चीज तो है, हमारे 20 सीट आए हैं, लेकिन जो भी हमारा ओल्ड मैसूर रीजन में है वो डैमेज हुआ है। एक चीज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हमारे से लीड लिया है। जो एक एंटी वेव चल रहा था, एंटी इनकम्बेंसी का वेव चल रहा था, हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए इस पे, और कांग्रेस ने उस पे कैपिटलाइज किया है। और थोड़ा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ओल्ड मैसूर रीजन में थोड़े बहुत परसेंटेज बीजेपी ने भी वोट्स लिया है। आगे जाके हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इस पे कैसे फोकस करना है वो देखेंगे। लेकिन ये खुशी की बात, सारे देश को एक खुशी की बात यह है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन वाला एजेंडा था बीजेपी का पिछले 1 साल से, चाहे वो हिजाब का मामला हो, हलाल का मामला हो या रिजर्वेशन निकालने का मामला हो, एक पोलराइजेशन का एजेंडा जो था बीजेपी का, यहाँ कर्नाटका में कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। आई थिंक वो सारा बेनिफिट कांग्रेस उठाई है। To a large extent, Karnataka, the people of Karnataka have rejected communal polarization. Yes, हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमने पिछली बार 37 सीट्स जीते थे और देखते हैं अभी फाइनल रिजल्ट, फाइनल टैली में कितना आएगा, उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और वहां से हम लोग वी विल टेक दिस, वी कंप्लीटली एक्सेप्ट द मैंडेट गिवन बाय द पीपल विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी। And we thank the voters of Karnataka who voted JDS. और यहाँ से हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करके we will take the final decision from here. जी शुक्रिया सैयद असलम जी। और जावेद अंसारी जी हमारे साथ बने हुए, अमिताभ तिवारी भी स्टूडियो में आ गए। अमिताभ जी स्वागत है आपका। जावेद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब बड़ा सवाल जो कांग्रेस के सामने होगा वो होगा मुख्यमंत्री कौन। इसका अभी तक कोई सीधा जवाब कोई दे नहीं रहा है। आपके हिसाब से, चूंकि आप इतने लंबे समय से कांग्रेस के अंदर बाहर की राजनीति पर नजर रखते हैं, क्या क्या चुनौतियां होंगी ये नाम तय करते समय कांग्रेस के सामने? देखिए, ये तो जाहिर है कि वहां 2 दावेदार हैं, एक सिद्धारमैया और दूसरे मिस्टर डीके शिव कुमार। अब ये अल्टीमेटली निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स पे कि कैसे इनकी दोनों के एम्बिशंस को वो कोलेस करके एक नतीजे पे पहुंचे। डीके शिव कुमार का भी योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो बड़े भुगतान भुगते, जेल गए, उसने बड़ी कठिन परिस्थितियों में पार्टी को वहां जिंदा रखा और जीत तक पहुंचाया। सिद्धारमैया का एक अपना स्तर है। मेरा ये
अंदाजा है कि सिद्धारमैया को ये बनाएंगे, लेकिन डीके शिव कुमार क्लियरली नंबर 2 होंगे। अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो वो क्लियरली नंबर 2 होंगे और उनको बहुत महत्व दिया जाएगा। उनके काफी लोगों को कैबिनेट में भी, उनके गवर्नमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जी, अमिताभ जी के पास में जाना चाहते हैं। अमिताभ जी, ये बहुत सारे कर्नाटक की हम बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नॉर्थ में जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दिल्ली के आम लोग जो पूछ रहे हैं, जो बिहार यूपी के जो लोग हैं वो इसको एनालाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका 2024 पे क्या असर होगा? देखिए, इसका 2024 पे कोई खास असर नहीं होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार बीजेपी कर्नाटक में जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और बाकी 3 राज्यों में हारी थी। तो लोकसभा इलेक्शन में क्योंकि प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे चुनाव होता है, पिछली बार 50% से ज्यादा वोटरों ने कर्नाटक में मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, बीजेपी के वोटर्स, जबकि स्टेट इलेक्शन में ये नंबर इस बार 19% है। तभी आप देखते हैं कि 52% जो वोट शेयर होता है बीजेपी का लोकसभा में, वो सीधा गिर के अब 36% में पहुंच जा रहा है। तो जब तक ऑपोजिशन के पास कोई क्रेडिबल चेहरा एज अ प्राइम मिनिस्टीरियल फेस मोदी जी के सामने नहीं रहेगा, तब तक इसका कोई खास असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेगा। हाँ, कांग्रेस जीतेगी तो उसका कैडर जरूर रिजुविनेट होगा, थोड़ा जो अभी हताश पड़ा हुआ है उसमें थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक और कोरिलेशन। जावेद अंसारी, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी, मैं बस एक पॉइंट ये जो कह रहे थे कि अगर चेहरा सामने नहीं होगा, तो 2004 में भी कोई चेहरा सामने नहीं था, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे दिग्गज नेता को पराजय का सामना करना पड़ा था। उनकी सरकार फिर वापस सत्ता में नहीं आई। वो बहुत मामूली जी 37% लोग था। 2004 और 24 में अंतर है। 37% लोग 2019 में प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा पे वोट किए थे, 37%। तो अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा नहीं होता है तो आप इस बड़े वोटर को एक्सक्लूड कर देते हैं ना। तो राहुल गांधी को जिस तरह से आज आगे किया है, तो वो तो उसमें आपको कोई शक है ही नहीं कि वो तो राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। अखिलेश जी, 2018 के चुनाव के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार जेडीएस के साथ बनी थी, तब भी तो हमने देखा था कि पूरा वहां बेंगलुरु में पूरा प्रदर्शन हुआ था, और खास करके 19 को चुनाव को एक तरह से इसके इस विषय पे बात हुई थी कि भाई जैसे यहाँ जीत हुई है, पर 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें दृश्य पूरा बदला हुआ था। नहीं तो जावेद जी, आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी ही चेहरा होंगे कांग्रेस की ओर से? अब इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आज सुबह से उनके बारे में बात हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी होंगे चेहरा, कोई भी नहीं होगा चेहरा, मुझे ये लगता है। दूसरा, अगर राहुल गांधी को तो निष्कासित किया गया है, और अगर उनका ये कोर्ट से नहीं होता है तो फिर वो 6-8 साल तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो उनको चेहरा बनाएंगे कैसे? तो जावेद जी, उसके बाद तो आपने बहुत सारे विकल्प खोल दिए इस एक जवाब के बाद। हाँ, तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता। और अगर राहुल गांधी का, चलिए ये इनको स्टे मिल भी इनका विकेट हो जाता है, ये क्विट हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को अभी ये लोग प्रोजेक्ट करेंगे, वो 2004 वाला फॉर्मूला हो। एक जो चेहरा अपने आप को कम से कम ऐसा देखना जरूर चाहते होंगे, ममता बनर्जी, उनका कर्नाटक के चुनाव पर रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरा साधुवाद कर्नाटक की जनता को एक डिसाइसिव मैंडेट के लिए, बदलाव के लिए। ब्रूट अथॉरिटेरियन मेजॉरिटी पॉलिटिक्स, यानी कि बीजेपी पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रूट अथॉरिटेरियन और मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को हराया गया है, लोक प्लुरैलिटी और डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जीत हुई है, नो सेंट्रल डिजाइन टू डोमिनेट। उन्होंने फिर से एक बार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है। इसका कहीं ना कहीं, और ये भी अंत में लिखा है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लेसन फॉर टुमारो। मुझे लगता है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा असर इसी बात को देखते हुए लग रहा है फिलहाल कि कम से कम कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक तो बार्गेनिंग पावर ऑपोजिशन पार्टीज में बढ़ जाएगी, और एक्सेप्टेंस जो है कि कांग्रेस पार्टी लीड ले बीजेपी के साथ टक्कर में, वो रियलाइजेशन भी जरूर बढ़ेगी। क्योंकि ममता बनर्जी की आखिरी लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक में जो हुआ है वो कल के लिए लेसन है, और कल सबको पता है कि कौन इंतजार कर रहा है, वो कल 2024 का ही हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इंतजार कर रही है। वो कल नहीं, वो परसों है। कल जो है वो 3 राज्यों के चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उसके नतीजे आने के बाद भी फिर एक बार हम लोग बैठेंगे, फिर से ये विश्लेषण होगा कि क्या होगा। तो अभी वहां पर रणनीति क्या होगी कांग्रेस की, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्नाटका क्या वन ऑफ है या एक रणनीति इससे उभरेगी, देखिए ये देखना। कर्नाटक में ऑपोजिशन यूनिटी के बिना कांग्रेस जीती, बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर है, और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं लेकिन।
तो कर्नाटका के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस एक जीत से कांग्रेस की यहाँ पर जो जीत हुई है उसने कई सवाल उठा दिए हैं, कई पॉइंट्स जो हैं चर्चा के वो सामने आ गए। हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे, 2024 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जैसा अखिलेश ने भी यहाँ पर कहा कि उसके पहले जो है जो एग्जाम है वो तो 3 राज्य हैं, और खासकर अगर जिसको कहते हैं एक्रिमनी के हिसाब से देखें तो शायद राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा अमिताभ जी कांग्रेस के लिए। तो राजस्थान में हर 5 साल में बदलती है सरकार, तो वैसे भी बैकफुट पे पार्टी हो जाती है, बिकॉज हिस्ट्री यहाँ पे भी प्ले कर रहा है। हम बहुत सारा रोल दे रहे हैं कि भाई कैंपेन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, करेक्ट। तो वहाँ 5 साल में सरकार बदलती है तो वहाँ इशू जरूर है। छत्तीसगढ़ में पोजीशन मजबूत है क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे कुछ खास अपोजिशन नहीं है, और एमपी में 2018 की तरह ही कॉन्टेस्ट जो है इस बार भी कांटे का रहने वाला है। अब इतनी बुरी तरह से यहाँ पे अगर हार हुई है बीजेपी तो वहां के भी चीफ मिनिस्टरियल फेस पर क्वेश्चन मार्क मध्य प्रदेश में हो जाता है। इसके बाद इस समय एक बड़ी खबर जो आ रही है कर्नाटक से वो ये है कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज शाम को ही बुला ली गई है। सिद्धारमैया जो निकले थे बेंगलुरु से वापस आ रहे हैं और आज शाम को ही विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। विधायक दल की बैठक दरअसल चुनाव के बाद इसलिए बुलाई जाती है ताकि जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उसके नाम का फैसला हो सके। लेकिन जावेद अंसारी जी, जो कांग्रेस की प्रक्रिया है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो बैठक हो रही है क्या इसमें यह नहीं होगा कि जो पार्टी आला कमान है उसको अधिकृत कर दिया जाए, या आज शाम को ही आपको लगता है नाम तय हो जाएगा, घोषित हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन? नहीं, आज नाम तो नहीं घोषित होगा, लेकिन एक एमएलए का सेंस ले लिया जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो खुद वहां बैंगलोर में ही मौजूद हैं। हाँ। एक आध यहाँ से कोई ऑब्जर्वर चला जाएगा उनकी सहायता के लिए, एक जनरल सेंस लेके। अगर इवन इफ एमएलए की ही इच्छा के अनुसार नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उसकी घोषणा यहां से सेंट्रल हाईकमांड के जरिए होगी, जो अमूमन देखने में है। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो सब वहीं पर हैं बेंगलुरु में। कम से कम कांग्रेस ने इनसे थोड़ा जरूर चीजें सीखी हैं कि फटाफट किसी भी चांस पे चीजों को ना छोड़ा जाए। कई बार उन्होंने अपनी सरकारें खोई हैं चांस पर चीजों को छोड़ने के लिए। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कदम, आप राजस्थान की बात कर रही थी, राजस्थान से भी कांग्रेस जरूर सबक लेगी। और कुछ भी शायद जो बीच में इस तरह की बात थी कि 2.5 साल, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई फॉर्मूला वहां पर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने देख लिया छत्तीसगढ़ में उस फॉर्मूले की वजह से दिक्कत हुई, राजस्थान में उसकी वजह से दिक्कत हुई, अभी तक वो परेशानियां झेल रहे हैं। तो कम से कम यहां पर जो भी कुछ होगा सहमति से, क्योंकि ये बहुत डिसाइसिव मैंडेट है, इसमें किसी भी तरह के ऑपोजिशन के या बीजेपी के ऑपरेशन की गुंजाइश बिल्कुल भी रह नहीं जाती। ऑपरेशन लोटस का कोई चांस नहीं है गीता जी। देखिए, अभी तो जैसी बात हो रही थी, सिद्धारमैया जी ने पहले तो 2018 में तो उन्होंने बदामी से चुनाव लड़ा था, पर वहां वो काफी बड़ा उनका मतलब कम मार्जिन से जीते थे वो, तो उसके इसीलिए शायद उन्होंने सीट भी बदली, यहाँ वरुणा में आए, वहां उनका स्ट्रांग होल्ड है, उनके बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी दोनों के बीच में सिद्धारमैया जी का जो जैसे दिख रहा है कि उनका जो प्रोजेक्शन है और थोड़ा लोकप्रिय ज्यादा है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन जो आला कमांड है, मेरे ख्याल से बार बार विषय वहीं जाएगा कि कौन वहां निर्धारित करेगा कि दोनों में से कौन बनेगा। हालांकि शिव कुमार जी ने भी आके उन्होंने सभी को मतलब एक पूरा उन्होंने अपने 2 मिनट के संदेश में जो वो कह सकते थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने अपनी दावेदारी उसमें ठोकी है। तो कांग्रेस को क्या सूट करेगा? क्योंकि अब कांग्रेस का जो पहला लक्ष्य, जहां तक कर्नाटक की बात है या पूरे देश की अगर आप बात करें, तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो वो यही समीकरण बैठाएंगे कि जो जन समर्थन उन्हें अभी मिला है वो किस तरह से न केवल बरकरार रहे बल्कि इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो। तो ऐसे में उनके लिए कौन सा चेहरा सूट करेगा, जाति समीकरण के हिसाब से, क्षेत्रवार समीकरण के हिसाब से? जाति समीकरण के हिसाब से तो सिद्धारमैया का ही चेहरा सूट करता है, क्योंकि अहिंदा के लीडर है वो। तो अहिंदा की आबादी 56-60% है, SC ST मुस्लिम। अगर वो का लीगा सीएम बनाते हैं तो आबादी तो 11% है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रीजन में फोकस है विच इज ओल्ड मैसूर। प्लस अब संख्या बल किसके पास ज्यादा है, विधायकों में किसकी संख्या, विधायकों में किसकी संख्या। और हमारा जो एनडीटीवी का ओपिनियन पोल था CSDS का, उसके हिसाब से तो सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी 10 गुना है, लेकिन शिव कुमार की 10 गुना। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी पॉपुलैरिटी जनता में हो सकती है, आप सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन एमएलए किसके नाम पर, किसको टिकट दिया गया और कौन जीत कर आया, उसको तय करना है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो पार्टी अध्यक्ष देता है, सिंबल तो पार्टी अध्यक्ष देता है, तो वो तो चुन के देता है ना किसको देना है। सिद्धारमैया वहां बहुत पुराने लीडर हैं,
एक चीज जो उनके अगेंस्ट जाती है वो जाती है कि 2013 में इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम नहीं बनने दिया था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय फ्रंट रनर थे और सिद्धारमैया बन गए। तो खड़गे साहब की याददाश्त कैसी है? खड़गे साहब की याददाश्त तो बहुत तेज, हमने देखा है, मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके बहुत खतरनाक है। दलित सीएम भी हो सकता है, वो एंगल है वहां पर। लेकिन डीके शिव कुमार की अगर हम बात करें तो एक कांग्रेस में बार बार ये चलता है, खासकर सचिन पायलट के मामले में ये काफी निकल कर आया कि इतना उन्होंने काम किया चुनाव के वक्त, पार्टी के लिए सब कुछ किया। डीके शिव कुमार पर भी वही कुछ लागू होता है, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हुई वो जेल तक गए। तो फिर क्या यही एक मैसेज नहीं जाएगा कि आप कितना भी काम कर लें लेकिन इनाम आपको कांग्रेस में नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए डेप्यूटी सीएम पोजीशन अगर मिलता है तो वो कोई खराब पोजीशन नहीं है। डीके शिव कुमार के पास एज है, आज वो एक यंग पॉलिटिशियन है, उस हिसाब से 60 साल के करीब है मुझे लगता है। और सिद्धारमैया 75 ईयर्स के हैं। अगर उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई है पार्टी को तो ठीक है, कुछ टर्म के लिए उनको, जैसे मान लें अखिलेश जी कहने लोकसभा तक, तो लोकसभा तक ट्राई करने के बाद हो सकता है कुछ हैंड ओवर हो जाए। कुछ वो कांग्रेस मुझे लगता नहीं कि वो रिस्क बहुत लेने वाली है, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही है कि वे आखिरी मेरा चुनाव है। नहीं, पर ये बात कई बार ये बात कह चुके हैं, कई चुनाव में कह चुके हैं मेरा आखिरी चुनाव, तो इसलिए आप इसमें मत जाइए। क्योंकि कास्ट के बारे में बात कर रहे थे 2024 के लिहाज से अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार को अगर बनाते हैं तो कांग्रेस एक बीजेपी को दोबारा से लिंगायत वोट को अपनी तरफ डिसाइसिवली करने का मौका देगी। वोकल लग्गा वर्सेस लिंगायत हमेशा वहां पे प्ले होता रहा है। 2024 से पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अभी हमारे पास एक घंटे पहले का मैं देख रहा था 78 सीटें जो लिंगायत डोमिनेटेड सीटें हैं, उनका अगर आप डेटा देखेंगे तो कांग्रेस 52 सीटों पे आ गया है, बीजेपी से 27 सीटें ज्यादा, ये लिंगायत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटों पर। तो कांग्रेस अभी नहीं चाहेगी कि कम से कम 2024 से पहले वो लिंगायत जो थोड़ी तरफ उनकी तरफ आना शुरू हुआ है, बीजेपी से छिटका है, वो एक वोकल लिग्गा को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद वहां पर दूसरी तरफ चला जाए। तो वो काउंटर पोलराइजेशन की वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होगा वो। बिल्कुल। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सप्रा साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज जो ये जनादेश आया है कर्नाटक का, हम तमाम लोगों की, आपके नेताओं की प्रतिक्रिया देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है जहन में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं उस पर किस तरह का प्रभाव डालेगा आज का ये कर्नाटक का जनादेश? देखिए, निश्चित रूप से ये 2024 पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि कर्नाटका ये गेटवे टू साउथ है, तो गेटवे टू साउथ में बिल्कुल बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और जनता ने खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाटक कर्नाटक में नहीं चलेगा। ये एक लाइन में आज का सारांश बनता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने भी जो वादे किए हैं, जो हमारे 5 वादे हमने जनता से किए हैं, वो 5 वादे और उसके बाद में अनेक सारी चीजें जो हमारे स्थानीय वहां के नेताओं ने कबूली हैं, उन पर हमको खरा उतरना पड़ेगा। और ये 2024 से पहले जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं, मेरे ख्याल से तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर हम संगठित होकर के सभी नेता मिल करके लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकते हैं। और श्री राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी एक प्रमुख रूप से प्रभाव कर्नाटका के इस जीत के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि उस यात्रा ये सप्रा जी किसके लिए संदेश आप बता रहे हैं? सचिन पायलट जी के लिए? सचिन पायलट जी के लिए संदेश बता रहे हैं आप? ये हेलो, मैं कह रहा हूं सचिन पायलट जी के लिए संदेश है क्या कि आपस में मिलकर के अगर रहें तो हरा सकते हैं बीजेपी को, जो आप बात कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सभी के लिए, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के लिए संदेश है। कर्नाटका ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर वो कहते हैं ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख थी, खुद गई तो खाक थी। तो अगर बीजेपी को पराजित करना है तो हमें मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। अपने जो डिफरेंसेस है वो हम बाद में निपटेंगे। पहले जो इस देश के अंदर बड़ी लड़ाई है, नफरत के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, उस लड़ाई को पहले लड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के रूल के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों की समस्याएं बढ़ी है, जिस तरह से कर्नाटका में किसानों की आत्महत्या, ये दूसरे नंबर पर था कर्नाटका राज्य, और किसानों को वहां पर एमएसपी भी नहीं मिल रही थी। तो हमारे लोगों ने जो लोकल मुद्दों पर प्रचार किया, यानी वोकल फॉर लोकल, ये जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चलाया स्थानीय मुद्दे, ये उसकी जीत भी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और जेपी नड्डा जी क्या बातें करते रहे, वो इधर उधर की बात। उन्होंने बजरंगबली जी का साथ लेना चाहा, लेकिन बजरंगबली जी ने उनका साथ नहीं दिया। बजरंगबली जी का नारा जो कांग्रेस ने लगाया था कि जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली,
तो भ्रष्टाचार की नली तोड़ी है।